गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, नमस्कार। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं हमारी साइंस की टॉपिक वाइज क्लास, जिसमें आज का जो हमारा पोर्शन रहेगा वो बायोलॉजी का रहेगा और ब्लड हम पढ़ने वाले हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, प्लाज्मा, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, रक्त एक ऐसा टॉपिक्स है जहाँ पे फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। 17-18 क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और कुछ जो एक आधा नया क्वेश्चन बनता है वो भी देखेंगे। तो पूरा जो ब्लड के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है वो हम पढ़ेंगे। तो सभी साथी क्लास में आ जाएं और अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, रक्त का जो संगठन है कि रक्त किससे मिलकर बना है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो देखो, रक्त जो है वो एक संयोजी उत्तक होता है। सभी को दिख रहा है? एक बार ओके बोल दे, सभी को दिख रहा है तो। देखिए, रक्त जो है वो एक संयोजी उत्तक होता है। यहाँ से ही सीधा क्वेश्चन आता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उपकला उत्तक वगैरह। तो आपको बताना है कि रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो वयस्क मनुष्य है उसमें कितना रक्त होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो वयस्क मनुष्य है उसमें कुल 5 से 6 लीटर तक ब्लड यानी रक्त होता है। फिर रक्त का पीएच मान पूछा जाता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होने का क्या मतलब है? मतलब रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। ये मैंने आपको बताया ना पहले भी कि ये पीएच स्केल होती है। इसमें ये तो होता है 7 पे हम मानते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, वो क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है। जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है। और 7 से ऊपर जाएंगे हम, 14 तक होता है ये, 7 से ऊपर जाएंगे तो वो होता है क्षारीय प्रकृति की चीज़ें, और 7 से नीचे आएंगे तो वो होती है अम्लीय प्रकृति की चीज़ें। चलिए मैं लिखती हूँ, शायद आपको समझ आए। देखो, 7 से नीचे तो होते हैं अम्ल और 7 से ऊपर होते हैं क्षार। ठीक है। और 7 पर कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है? उदासीन। ठीक है, उदासीन। समझ रहे हैं सभी? तो रक्त जो है वो 7.4 पीएच मान है इसका। तो रक्त कैसी प्रकृति का हो गया? रक्त क्षारीय प्रकृति का हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? रक्त और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त जो है वो किससे मिलकर बना है? रक्त जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें एक है प्लाज्मा। पहला क्या है? प्लाज्मा। ठीक है। और दूसरा क्या है? रक्त की कोशिकाएं, या जिनको हम कणिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कणिकाएं। ठीक है, कणिकाएं भी इनको बोल देते हैं। तो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अब प्लाज्मा जो है वो कितने परसेंट है? प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% तक होता है। कितना? 55%। ठीक है। ये तो रक्त की बात कर रहे हैं कि रक्त में जो प्लाज्मा है वो 55% है। बाकी कितना बचा? 45%। यानी 45% में क्या होंगी? जो बाकी कोशिकाएं हैं वो 45% के अंदर होंगी, या और बाकी जो चीज़ें बची वो 45% में होंगी। 55% तो अकेला प्लाज्मा ही है। इतना समझ गए? गुड। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? देखो, अब प्लाज्मा की बात करेंगे कि प्लाज्मा है वो किस किस से मिलकर बना है। तो प्लाज्मा जो होता है वो यहाँ पर पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। पानी और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जो मैं बताऊंगी, उनका मिश्रण होता है प्लाज्मा। ठीक है। अब प्लाज्मा में 90% तक तो ओनली पानी ही होता है। 90% तक ओनली पानी होता है। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है। अब देखो, और बाकी जो अन्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं कितने बचे? 10%। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो प्लाज्मा में पानी 90% हो गया, तो बाकी चीज़ें कितनी बची? 10% बची। अब 10 में कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो देखेंगे। इसमें है प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट और बाइकार्बोनेट। दोबारा पढ़ लो। प्रोटीन, यूरिया, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, ये सब कितने हो गए? 10% हो गए। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा किस में है? रक्त में, यानी आपके आपके ब्लड में है। कितने परसेंट है? 55% है। बाकी चीज़ें कितने परसेंट है? 45% है। समझ गए? चलो आगे चलो। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। आपने पढ़ ही लिया। पानी
जो है प्लाज्मा में 90% तक पाया जाता है और बाकी अन्य पदार्थ जो हैं वो 10% तक पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब प्लाज्मा से जो क्वेश्चंस उठते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। नाम थोड़ा हार्ड है, 1-2 बार लिख लो या 2-3 बार बोल लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ऑप्शंस आएंगे आपके एग्जाम में तो देख के याद आ जाएगा। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त आपको कहीं लग जाती है तो धीरे धीरे वो ब्लड निकलना कम हो जाता है और एक रक्त का थक्का जम जाता है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है? ताप पर नियंत्रित रखता है, ताप को नियंत्रित करता है। घाव भरने में काम आता है, घाव भरने में मदद करता है। ये किसकी बात हो गई? जो प्लाज्मा में प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, वो क्या क्या आपकी हेल्प करता है। चलिए, अब क्या है? रक्त कोशिकाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में कई प्रकार की है, देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार हो गए। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो एक बार अपने सभी साथियों को शेयर कर दें और रेगुलर इसी टाइम पर आएँ, आपकी क्लास लें। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टॉपिक रहते हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी मतलब होता है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनको आप कणिकाएं भी बोल सकते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा क्या है आपका? प्लेटलेट्स है। ठीक है, प्लेटलेट्स। चलिए, रक्त कोशिकाओं में आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं। रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें 3 चीज़ बताई है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद में होती है प्लेटलेट्स और फिर सबसे कम कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे कम कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। यही इसने बताया है। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं और फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो सबसे कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारणी से समझाया है कि ये क्या है? आपका ब्लड है। ये क्या है? आपका ब्लड है। एक साइड क्या है? प्लाज्मा। दूसरी साइड क्या है? रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55%। रक्त कोशिकाएं कितने परसेंट है? 45%। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो पानी है और कुछ अन्य पदार्थ है। अब पानी कितना परसेंट है? 90% है। और अन्य पदार्थ कितने हैं? 10% है। फिर इधर हम रक्त कोशिकाओं की बात करें, सबको दिख रहा है क्या? एक बार बताएं। रक्त कोशिकाओं की बात करें तो रक्त कोशिकाएं 3 बता दी मैंने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यानी लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। 3 हो गई आपकी। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी। ये इनकी संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रख लेंगे। अब लाल रक्त कणिकाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। एक मिनट, ये यहाँ पे पीछे सही से नहीं दिखा था तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, आ चलें। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं को हम पढ़ेंगे। इस तरह की होती है, ऐसे चपटी सी आकार की, देख सकते हैं आप, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। चित्र से समझ में आ रहा है? इस तरह की होती हैं ये। तो चित्र दिखाने का यही मतलब है कि मोटे मोटे तौर पे आप समझ जाओ कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है वो रक्त में 90% होती है। कितने परसेंट होती है? 90%। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से रक्त में आरबीसी जो है वो कितने परसेंट हो गई? 90%। ठीक है, अब इनकी लाइफ टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है। यानी कि रक्त, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो 120 दिन है। कितने दिन है आप देख पा रहे हैं? 120 दिन है। फिर इनका निर्माण पूछा जाता है कि इनका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, तो वो बोन मैरो में होता है, जिसको हम हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं।
यानी कि बोन मैरो में जो आरबीसी है उसका निर्माण होता है। फिर पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, मतलब कहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो वो प्लीहा, जिसको हम स्पाइनल बोलते हैं, प्लीहा में इसका जो है ख़त्म होती है ये, यानी कि इसकी मृत्यु होती है। जो प्लीहा होती है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो प्लीहा को बोलते हैं। याद रख लेंगे, याद हो रहे हैं ना साथ साथ में, ठीक है। अगर एक साथ याद नहीं हो तो इसकी पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे, आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अभी मैं समझा देती हूँ, इसको एक दो बार आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं वही कवर हो रहे हैं। ब्लड तो ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार वही सेम सेम से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी का निर्माण कहाँ पे हुआ, अस्थि मज्जा बोन मेरो में। मृत्यु कहाँ पे हुई, प्लीहा में हुई। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। आरबीसी की लाइफ टाइम कितना है, 120 दिन है। कितने % होती है रक्त में, 90% होती है। समझ गए, ओके। अब वर्क की बात करें, क्या काम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, उनको लाना ले जाना, आरबीसी का काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो आरबीसी है वो लाल रंग की होती है। यहाँ पे दिखाया ना आपको, ये देखो लाल रंग की। तो ये किस कारण होती है, क्योंकि आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और वो प्रोटीन क्या करता है, इसको लाल रंग देता है। तो इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रख लेंगे, हो गया याद। ये तो सरल सरल सी बातें हैं और 10th तक का ही है, कोई खास बड़ा मैटर नहीं आता है। 10th तक जो हमने पढ़ा है ना वो ही मैटर आता है। अगर ध्यान से 10वीं तक की किताबें पढ़ी है ना तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप तो वैसे ही आर्मी वगैरह में फ्रेशर ही होते हैं, 10th करते ही स्टूडेंट्स आ जाते हैं छोटी उम्र में, तो वैसे भी एकदम फ्रेश होते हैं, तो सब कुछ उनको याद रहता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क पढ़ लिया। अब देखो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, पढ़ लिया। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, वेरी इंपॉर्टेंट, बताएं आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखो, एक तो होता है एनीमिया, इसको बोलते हैं अरक्तता। क्या बोलते हैं, अरक्तता या एनीमिया। खून की कमी हो जाती है, क्या होती है, खून की कमी हो जाती है। फिर है पीलिया, यानी कि जॉइंडिस आप जिसको बोलते हो। पीलिया तो आपने कई बार सुना ही होगा, जिसमें जो आंखें वगैरह है, नेल्स है आपके, ये येलो हो जाते हैं और बुखार वगैरह चढ़ती रहती है, तो पीलिया रोग से सभी अवगत हैं। पूरा तो प्रॉपर जब ये रोग वाला जो पार्ट आएगा, रोग वाला टॉपिक आएगा, उसमें पूरा पढ़ेंगे किस तरह से क्या रोग होता है। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा मैंने बता दिया है। तो एनीमिया और पीलिया, ठीक है, किसकी कमी से होते हैं, आरबीसी की कमी से होते हैं। अब आ गई आपकी डब्ल्यूबीसी, कौन सी आ गई, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी, इनका देख लीजिए, ये चित्र में थोड़ा सा मैंने समझाने की ट्राई की है यहाँ पे। ये इस तरह की आपकी होती है डब्ल्यूबीसी, समझ गए। ये क्या होती है, शरीर में सबसे कम होती है, रक्त में सबसे कम होती है। इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो 3 से 4 दिन, 7-8 दिन तक भी हो सकती है, पर 3 से 4 दिन हम मोटे तौर पर मानेंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन इनकी लाइफ साइकिल होती है। आकार में सबसे बड़ी होती है, आकार की बात करें साइज़ की तो सबसे बड़ी होती हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, यानी कि जो आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो को, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, रक्त में ही ख़त्म हो जाती है ये, ठीक है। अब इनके वर्क की बात करें तो इसका वर्क जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तो जो आपका कोरोना काल चल रहा है, आपने बार बार सुना होगा इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता इन्हीं पर निर्भर है, डब्ल्यूबीसी पर ही। देखो वर्क क्या है इसका, इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है आपकी उसको बढ़ाती है, उसको क्या करती है, बढ़ाती है। आप लोग सैनिक बनोगे ना, जाके आप देश के सैनिक बनोगे, और ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ना ये हमारे शरीर की सैनिक होती है, ऐसे मान लेना, ठीक है। तो आप और डब्ल्यूबीसी क्या हो, एक समान हो,
ठीक है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। ऐसे बोलते हैं ना, जिस देश की आर्मी जितनी स्ट्रोंग है उस देश का इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। तो WBC जो होता है वो आर्मी की तरह ही है, ये हमारे शरीर की आर्मी होती है। तो ये हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। बाहर से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आता है तो ये उससे लड़ती है, हमारे शरीर को क्या करती है, बचाती है, ठीक है, उससे लड़ती है। तो ये क्या करती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है और घाव भरने का काम भी करती है, ठीक है। समझ गए WBC को, WBC की बात कर रहे हैं हम। अब WBC के कुछ प्रकार होते हैं, थोड़ा अगर हार्ड लेवल पे जाएं क्वेश्चन बन भी जाते हैं आजकल, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कोई खास। तो WBC के दो प्रकार होते हैं, एक तो हो गया लिम्फोसाइट्स, दूसरा है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स याद रख लेंगे किसके प्रकार है ये, WBC के। WBC का नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं। W वाइट हो गया, समझ ही गए होंगे आप। तो लिम्फोसाइट में पढ़ेंगे वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती है। ये वाली कौन सी है, जो बीमारियों से बचाती है। WBC ही है ये, इसके प्रकार हैं। तो ये क्या करती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। मोनोसाइट्स ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, तो उसका आंसर क्या होगा, मोनोसाइट होगा। सबसे बड़ी कौन सी सेल है बॉडी की, तो वो मोनोसाइट है, ठीक है। ये क्या करती है, घाव भरने में काम आती है, घाव भरने में मदद करती है। अब ये वही बात होगी जैसे WBC कोई परिवार है, क्या है, WBC कोई परिवार है, उसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है लिम्फोसाइट, दूसरे का नाम है मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट को बोल दिया भाई बाहर से जो भी बीमारी आए उससे तेरे को रक्षा करनी है, उस बीमारी को ख़त्म करना है, उसको मारना है। दूसरा बच्चा है मोनोसाइट, उसको बोल दिया कि भाई अगर किसी के लग जाए तो घाव भरने का काम जो है वो तुझको करना है, ठीक है। पर परिवार तो WBC है ना। तो ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है, WBC के ही दो टाइप है और इनका काम अलग अलग है। समझ गए इतना, चलो गुड। अब RBC की कमी से होने वाले रोग पड़े थे ऊपर, कौन कौन से थे बताओ, जल्दी बताओ। एक तो था पीलिया और दूसरा था एनीमिया। अब WBC की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, एक तो है एड्स जो HIV वायरस के कारण होता है। ये सब हम जो रोग वाला हमारा टॉपिक होगा उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप ये जो इसमें आ रहा है मोटे तौर पे पढ़ लो। WBC की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो कौन से हो गए, इसमें जो है आपका एड्स हो गया एक तो, एड्स, और इस ये कौन से वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ऐसा नाम होता है इसका, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और एड्स का पूरा नाम भी पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इस तरह से एड्स का पूरा नाम होता है। देखो एड्स अपने आप में है ना, कोई अकेला कोई रोग नहीं है। एड्स क्या है, जो शरीर की आपकी प्रतिरोधक क्षमता है ना उसको ख़त्म कर देता है एकदम। तो जितने भी आपकी शरीर की जो WBC होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती है, ये पूरी ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी छोटी मोटी जो बीमारी हो उससे आप लड़ नहीं पाते, आपका शरीर एकदम क्या होता है, हमारा ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से जो है इंसान धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो यही है एड्स रोग। ये बहुत सारे जो रोग हैं, जो इम्यूनिटी पावर कम करने वाली चीज़ें हैं, यही सब मिला के होता है, ठीक है। तो एड्स क्या हो गया, रोग हो गया, ये किसके कारण होता है, WBC की कमी के कारण होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, ब्लड कैंसर, एक क्या होता है, ब्लड कैंसर। थोड़ी आवाज़ शायद आ रही होगी आपको बाहर से, क्योंकि अभी जो COVID-19 चल रहा है तो हम स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर से ही क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ थोड़ी बाहर आवाज़ आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कर लें, कोई बात नहीं है। चलो, ब्लड कैंसर रोग हो गया WBC के कारण, और एड्स हो गया, ठीक है। अब आगे बात करें तो अगर WBC की मात्रा कम हो रही है तो हम उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। देखो WBC की मात्रा एक बार तो क्या होती है, कम होती है तो एक रोग होता है, और मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो एक रोग होता है। कम होती है तो कौन सा रोग होता है, देखो मात्रा WBC की कम होती है तो जो रोग होता है उसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ल्यूकोपीनिया। क्या नाम है, ल्यूकोपीनिया, कम होती है तो। और WBC की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो एक रोग होता है जिसका नाम है ल्यूकेमिया। क्या नाम है, ल्यूकेमिया। एक जैसे से है तो इनको याद रखना है, अच्छे से मिक्स नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, मिक्स नहीं करना है। तो WBC की मात्रा कम हो रही है तो वहाँ पे क्या है, ल्यूकोपीनिया। देखो ऐसे ही अब रखा था मैंने तो जब मैं छोटी थी, कि कोई चीज़ पी जाते हम, किसी चीज़ को हमने पी लिया, क्या कर लिया, पी लिया, तो वो कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो
ल्यूकोपीनिया रोग क्या होता है, WBC की कम मात्रा के कारण होता है, कम जब हो जाती है। दूसरा कौन सा बचा कि WBC की मात्रा बढ़ती है, तो ल्यूकेमिया है, वो मात्रा बढ़ती है WBC की तब होता है। ठीक है, 2 रोग हो गए, थोड़े कठिन नाम है, याद रख लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। विटामिन ए जो होता है वो रक्त में किसको बढ़ाता है, WBC को बढ़ाता है। तो विटामिन ए युक्त जो आहार है वो आपको करना चाहिए। और आप तो देश के फौजी हो, आप ही हो हमारी WBC, तो आपको तो विटामिन ए का सेवन जरूर करना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। आगे आती है हमारी प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कई बार ये डेंगू वगैरह जो पीछे वायरल बुखार वगैरह आपकी चली थी, डेंगू वगैरह, इसमें ऐसे सुना था कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई है, प्लेटलेट्स कम हो गई है। वो प्लेटलेट्स यही प्लेटलेट्स है, इस तरह की होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स चित्र देख के समझ गए, तो चित्र से याद रख लिया करो। जब तक हमें किसी की शक्ल नहीं दिखती ना, हम उसको याद नहीं कर पाते कि भाई कौन सा था। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी शक्ल दिखा दी सभी की, तो इसको देख के आपके माइंड में इमेज सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, 1 मिनट रुको। ठीक है, अभी 21 मिनट का वीडियो हुआ है, अभी तो थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं हम। चलो, रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। प्लेटलेट्स में इनकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 4.5 लाख से 6 लाख तक होती है। समझ गए, 1 लीटर में। कार्य क्या होता है, शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। किसका कार्य है, प्लेटलेट्स का कार्य है। शरीर में कोई कट लग जाता है, कहीं खरोंच आ जाती है, तो जो रक्त का बहाव है उसको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कार्य कई चीज़ों का होता है, पीछे भी हमने पढ़ा था। ठीक है, देखिए, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसको शुरू करने से पहले, तो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी है उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा अचानक से कम हो जाती है। और मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाए, समय पे इलाज नहीं मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं और हम इनको हल्के में ले लेते हैं, तो इससे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। डेंगू जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है, इस मच्छर का भी देखो नाम है, एडिस एजिप्टी मच्छर है। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। ठीक है, चलिए, डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ये तो हो ही गया। अब देखो, मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। अब हमारे शरीर में खून बह रहा है, लगातार बह रहा है, वो तरल रूप में है, तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में है, और वो क्यों नहीं जम रहा, शरीर के अंदर क्यों नहीं जम रहा, क्योंकि शरीर के अंदर एक पदार्थ है जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन भी बोल देते हैं इसको, हिपेरिन भी बोल देते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये शरीर में खून को जमने नहीं देता, खून को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, तरल रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। ये शायद 18 का एग्ज़ाम था, आर्मी में 2018 में एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। 18 या 19 का कंफर्म नहीं है, पर 18-19 का एग्ज़ाम आप उठा के देख लें पेपर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मानव शरीर में कौन से पदार्थ की कमी से जो खून है वो नहीं जमता, तो हिपेरिन की कमी से। ठीक है, हिपेरिन की कमी नहीं, हिपेरिन की वजह से, हिपेरिन की वजह से, हिपेरिन उपस्थित होता है तब खून नहीं जमता। समझ गए, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता। चलो, अब हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। रक्त परिसंचरण मतलब रक्त के बहने का काम, रक्त को लाने ले जाने का काम कौन करती है, 2 नलियाँ होती हैं जिनका नाम है धमनी और शिराएं। क्या नाम है, धमनी और शिराएं, ये रक्त को लाने ले जाने का काम करती हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करें धमनी की। सबसे पहले ये चित्र देख के समझ रहे हैं, धमनी की बात करें। धमनी जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को ले जाती है। देखो, एक होता है शुद्ध खून, एक होता है अशुद्ध खून। एक होता है ऑक्सीजन के साथ खून, यानी ऑक्सीजन सहित खून, ऑक्सीजन युक्त खून, और दूसरा होता है ऑक्सीजन रहित खून। रहित मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो जिस खून में ऑक्सीजन है वो तो है शुद्ध खून, और जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है वो है अशुद्ध खून। समझ गए, तो धमनी जो है वो ऑक्सीजन युक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन है
उस खून को ले जाती है, यानी कि शुद्ध खून को ले जाती है। कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से हार्ट तक। कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से हार्ट तक। जो आपके फेफड़े हैं वहाँ से हार्ट तक ले जाती है। अब इसका एक क्या होता है? अपवाद, और ये अपवाद ही पूछा जाता है। अपवाद क्या है? एक धमनी है जिसका नाम है पल्मोनरी। क्या नाम है? पल्मोनरी धमनी। ठीक है, ये धमनी क्या करती है? ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। किसको ले जाती है? अशुद्ध रक्त को ले जाती है। कहाँ से कहाँ तक? ऑर्गन से लंग्स तक। ऑर्गन से लंग्स तक ले जाती है। याद रख लेंगे क्या नाम है? पल्मोनरी धमनी। ये क्या करती है? सिर्फ यही एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। कहाँ से कहाँ तक? ऑर्गन्स से लंग्स तक। और जो बाकी सभी धमनियाँ थी वो शुद्ध खून को, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसे खून को ले जाती है लंग्स से हार्ट तक। समझ गए? गुड। एक बार पढ़ने से बिल्कुल याद नहीं होगा, एक बार पढ़ने से बस समझ में आएगा, और अच्छे से याद तभी होगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आती है शिराएँ। मैं PDF डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए होंगे शायद, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी सर ने दिया होगा जो आपका लिंक रहता है। तो वो टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक पे जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि क्लास की टाइम वगैरह भी पता रहे आपको, और जो PDF है वो मिल जाए। क्योंकि ऐसे एक बार में मेरे समझाने से मैंने समझा दिया, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है, पर उसको दोबारा रिवाइज़ ही नहीं किया तो याद नहीं होगा किसी भी हालत में। रिवाइज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, अब शिराएँ पढ़ रहे हैं हम। शिराएँ क्या है? शिराएँ जो है वो अशुद्ध खून को ले जाती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अशुद्ध खून को ले जाती है कहाँ से कहाँ तक? ऑर्गन्स से लंग्स तक। ऑर्गन्स से लंग्स तक। इसका भी अपवाद है। क्या अपवाद है? इसकी भी एक शिरा है जिसका नाम भी क्या है? पल्मोनरी है। क्या नाम है? पल्मोनरी। ये शिरा क्या करती है? ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से हार्ट तक। कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से हार्ट तक। समझ गए? तो ये धमनी शिराएँ हो गई हैं, ये आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। मोटा मोटा मैंने वही बताया है, एकदम जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, एकदम जो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। कोई बहुत ज़्यादा मैं डीप भी नहीं गई हूँ, और कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं छोड़ा है कि जहाँ से क्वेश्चन बना हो और मैंने नहीं लिया हूँ। तो मैंने पूरी ट्राई की है डायग्राम्स वगैरह देख के, कि अच्छे से आपके दिमाग में इमेज जो है इसकी सेट हो जाए, और बढ़िया तरीके से आप जो है इसको कवर कर लें, रक्त वाले आपके टॉपिक को। तो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज हम क्लासेस कर रहे हैं। रेगुलर इसी टाइम पे क्लासेस होंगी। क्विज़ भी रहते हैं। क्विज़ का टाइम सुबह 9 से 9:30 बजे का है, GK और GS के। तो वो क्लासेस भी लें, और कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सभी आराम से कोविड-19 से सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद। जय हिंद बोल दें एक बार सभी लोग, और फिर क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों।